इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपसे पूछा गया है कि एंड द रिवॉर्ड, यानी कि जब सारी बातें उसकी जो मदर बात करती है कि एंड द रिवॉर्ड और बदले में जो आई है वो क्या है, व्हाट इज़ द ऑथर्स पर्पस ऑफ यूजिंग अ क्वेश्चन मार्क है, यानी कि एंड द रिवॉर्ड के बाद जो आप ये क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं इसका क्या अर्थ है, यानी कि जो हमारे राइटर हैं वह इस वर्ड को लिख करके इसके बाद जो क्वेश्चन मार्क है उसको लिखने का उनका क्या तात्पर्य, इनका क्या पर्पज है, उसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द ऑथर यूजेज द क्वेश्चन मार्क रिटोरिकली एज नो आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यानी कि जो ये क्वेश्चन मार्क है ये अलंकारिक तरीके से, यानी कि इसकी सुंदरता बनाने के लिए इस तरीके से जो हमारे ऑथर है, जो राइटर है, वो इसलिए प्रयोग करते हैं जैसे कि नो आंसर इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन का जैसे कोई जवाब ही ना हो। यानी कि इतनी मेहनत करने के बाद में जो बर्तन बनाने का कार्य होता है, बर्तन बनते हैं, इतनी ज़्यादा मेहनत हो जाती है और जो इसकी आय है वो क्या, तो ऐसा लगता है जैसे इसका कोई जवाब ही नहीं है। द रिवॉर्ड इज़ ऑलरेडी अंडरस्टूड टू बी मीगर एंड डिसअपॉइंटिंग विद एग्जॉस्टिव हार्डवर्क ऑफ पॉट मेकिंग, कि जो इसका रिवार्ड यानी कि जो इसका आय है वह पहले से ही समझा जा सकता है, जो कि बहुत ही कम होता है, बहुत ही ना के बराबर अल्प होता है, एंड डिसअपॉइंटिंग और निराश करने वाला होता है, विद एग्जॉस्टिव हार्डवर्क थका देने वाली काफ़ी मेहनत के बाद ऑफ पॉट मेकिंग, जो कि बर्तन बनाने के कार्य में होती है। इसीलिए जो हमारे राइटर है एंड द रिवॉर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क लिखते हैं कि और आए, तो इस तरीके का इसमें साउंड आता है। अब इसके बाद आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि चैप्टर से एक और लिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है कि अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, कि जब उसकी मदर सेंटिला को अनुला के पास बर्तन बनाने को सीखने के लिए भेजती है, जो कि एक छात्रावास चलाती है। वहाँ पर एक बार संगीत की संध्या को सभी जो लड़कियाँ हैं वो संध्या को शामिल होने में चली जाती हैं, लेकिन जो सेंटिला है वो वहाँ पर बर्तन बनाने के लिए चुपचाप मिट्टी लेती है, जो कि अनुला उसको देख लेती है और कुछ उपकरण लेकर के चलती है। शी वॉच्ड सेंटिलाज क्लमजी एफर्ट टू मेक अ पोट एंड नोटिस्ड दैट सेंटिला वाज टू टेंस, और वो सेंटिला को बहुत ज़्यादा परेशानी में देखती है और उसकी जो बेकार की कोशिश होती है जो कि बर्तन बनाने में वो लगातार कर रही होती है, उसने उसको देखा। एज ए रिजल्ट और परिणाम स्वरूप द क्ले सीम्ड अनएबल एंड अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, और ऐसा लगता है कि जो मिट्टी वो खुद ही नहीं चाहती, खुद ही उसका मन नहीं कि वो किसी आकार में ढल जाए। When Scintilla wearily let the mishap lump fall flat on the ground, जब सेंटिला बड़े दुख हो करके वह मिट्टी को जिस बर्तन यानी कि जिस मिट्टी से वो बर्तन बनाती है उसको नीचे गिरा देती है ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। अनुला वेंट टू हर, अनुला उसके पास जाते एंड सेड, और उससे कहती है डोंट वरी चाइल्ड, वन की छोटी बच्ची बिल्कुल भी चिंता न करो, उसको बड़े प्यार से कहती है कि तुम चिंता मत करो। आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि मैं तुम्हें सिखाऊंगी एक सही आकार का बर्तन कैसे बनाते हैं। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज अनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, कि सेंटिला ने बड़े ही ध्यान से देखा, यानी कि बड़े हैरान होकर के और बड़े ही ध्यान से देखा जब अनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट, की जब अनुला ने उसके सामने एक बहुत ही सुंदर बर्तन बना करके तैयार कर दिया। एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और उसने सेंटिला को दोबारा कोशिश करने के लिए कहा, तो इस बात से वो बड़ी हैरान हो गई। अब यहाँ पर ये पूरा उदाहरण पढ़ने के बाद में आपको करना क्या है, इसमें आपको बताया गया पॉइंट नंबर 1 में कि कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन, यानी कि जो ये सेंटेंस आपको इसको पूरा करना है और इसका एक उपयुक्त कारण भी देना है। आपकी बुक में जो सेंटेंस दिया गया है वो यहाँ से यहाँ तक है कि अनुला फील सेंटिलास एफर्ट एट मेकिंग अ पॉट इज क्लमजी, यानी कि अनुला ये महसूस करती है कि सेंटिला की जो मेहनत है जो कि बर्तन बनाने में जो कर रही हो वो बेढंग है, उसका कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अब इसके बाद आपको खुद से लिखना है, इसके बाद आप इसमें लिखेंगे कि शी इज़ वेरी टेंस्ड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड सीम्स, और वह ऐसा प्रतीत हो रही थी दैट शी हैज़ लॉस्ट हर कॉन्फिडेंस, कि उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया हो। टू गिव इट अ परफेक्ट शेप, की उस बर्तन को एक सही आकार देने में उसके पास बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं है, उसको ऐसा महसूस हुआ। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो नीचे जो आपके सामने ऑप्शन दिए गए उनमें से आपको एक सही ऑप्शन को चुनना है। टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, जो नीचे आपको सेंटेंस दिया गया आपको इसको पूरा करना है एक उपयुक्त सेंटेंस को जोड़ते हुए जो नीचे आपको दिए गए हैं।
इसमें लिखा है कि डोंट वरी चाइल्ड, कि छोटे बच्चे चिंता मत करो, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, कि सही आकार का बर्तन कैसे बनता है मैं तुम्हें सिखाऊंगी। दिस शोज दैट अनुला वाज, यानी कि इस बात से पता चलता है कि अनुला यानी कि जो महिला थी वो कैसी थी, सिंसियर एंड जनरस, फॉरगिविंग एंड थॉटफुल एंड जनरस एंड फॉरगिविंग एंड सिंसियर। तो यहाँ पर जो पॉइंट नंबर सी है आप उसको क्लिक करेंगे तो आप इसमें लिखेंगे कि दिस शोज दैट अनुला वाज थॉटफुल एंड जनरस, यानी कि वह विचारणीय हैं और बड़ी उदार महिला थी। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज इफेक्ट ऑफ द काउस, यानी कि जो कारण है उसमें कि इन दोनों सेंटेंस में से एक कारण वो कौन से सेंटेंस से पता चलता है। नीचे लिखा हुआ है कि एज ए रिजल्ट परिणाम स्वरूप द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू यील्ड द राइट शेप, यानी कि ऐसा लग रहा था परिणाम स्वरूप की जो मिट्टी वो खुद ही सही आकार लेने के लिए तैयार नहीं थी और वो अयोग्य थी। दूसरा है अनुला सो हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड द इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, कि उसने सेंटिला को अपनी टोकरी से कुछ मिट्टी और कुछ उपकरण लेते हुए देखा। तो इसमें जो कारण है वो पॉइंट नंबर ए में नज़र आता है कि परिणाम स्वरूप उसमें ये देखा गया कि जो मिट्टी है वो खुद ही ऐसा लग रहा था वो खुद ही अनेबल है और अनविलिंग, यानी कि उसकी खुद की इच्छा नहीं कि वो सही आकार ले ले। इसके बाद आपके सामने है पॉइंट नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा है कि अनुला फैशन अ ब्यूटीफुल पॉट, हियर द वर्ड फैशन मीन्स, यानी कि अनुला यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बर्तन बना देती है। यहाँ पर जो फैशन है इसका क्या मतलब है, द वर्ड फैशन मीन्स, यानी कि इसमें जो फैशन है इसका क्या मतलब है। तो इसमें आपके सामने दो हैं कि क्रिएटेड और स्टाइल्ड। यहाँ पर बर्तन बनाने के बारे में बात हो रही है, निर्माण करने के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको लिखना है क्रिएटेड, यानी कि अनुला क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, हियर द वर्ड फैशन मीन्स इज क्रिएटेड। और उसके बाद पॉइंट 5 में आपसे पूछा गया कि हाउ माइट सेंटिला हैव फेल्ट, कि सेंटिला को कैसा लगा होगा, कैसा महसूस किया होगा। वैन जब सी सो द मिसशेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, की जब वो बिगड़ी जो मिट्टी है वो नीचे धरती पर गिर पड़ी थी। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि सेंटिला माइट हैव फेल्ट डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड, कि सेंटिला को बहुत ही निराशा और वो बहुत ही दुखी फील करा होगा उसने खुद को। वैन जब सी सो, जब उसने देखा, द अनशेपन लम्प फॉल फ्लैट ऑन द ग्राउंड, जब उसने देखा कि जो अनशेपन जो बिगड़ी जो मिट्टी, जब उसको बर्तन बनाने की कोशिश वो जो कर रही थी लेकिन बर्तन नहीं बन पा रहे थे और वो मिट्टी नीचे गिर जाती है, तो उसको देख करके उसको बहुत ही ज़्यादा निराशा और बहुत ही ज़्यादा दुख महसूस हुआ होगा। तो इन क्वेश्चंस के बाद में आपके सामने कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो कि आपसे पूछा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो अब हम इसके जो भी क्वेश्चंस में पूछे गए आप उनका जवाब देंगे। तो लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पर इसमें पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग, यानी कि बर्तन बनाने की प्रक्रिया को आप वर्णित करें, यानी कि आप उसका वर्णन करें। फॉलोड बाय द एक्सपर्ट पॉट मेकर, जो कि कुशल कारीगर होते हैं, जो कि बर्तन बनाने वाले हैं, वो अनुसरित करते हैं, जो कि वो फॉलो करते हैं। एज ऑब्जर्व बाय सेंटिला, जैसे कि सेंटिला ने उनको ध्यान से देखा। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि एज सेंटिला हैड ए सीरियस इंक्लिनेशन टूवर्ड्स पॉट मेकिंग, कि जैसा कि इसमें बताया गया है कि सेंटिला को बहुत ही गहरा लगाव हो जाता है पॉट मेकिंग बनाने से, यानी कि बर्तन बनाने की प्रक्रिया से उसको बहुत ही गहरा लगाव हो जाता है। फ्रॉम चाइल्डहुड, उसके बचपन से। शी केयरफुली ऑब्जर्व एक्सपर्ट पॉट मेकर, कि वे जो कुशल कारीगर होते हैं उसको बड़े ध्यान से ऑब्जर्व किया करती थी। एज, जब दे फॉलोड अ स्लो एंड स्किलफुल प्रोसेस, कि जब वे लोग बहुत ही धीमा लेकिन कुशल तरीका फॉलो किया करते थे बर्तन बनाने का। फर्स्ट, सबसे पहले तो दे कलेक्ट द क्ले, सबसे पहले तो मिट्टी इकट्ठा किया करते थे। एंड नीड थोरोली टू रिमूव एयर एंड मेक इट स्मूथ, उसको अच्छे तरीके से तैयार किया करते थे, उसको गूथा करते थे ताकि उसमें से जो हवा है वो दूर हो जाए। एंड मेक इट स्मूथ, और उसको बिल्कुल मुलायम बना दिया करते थे। द पॉटर्स देन प्लेस द क्ले ऑन द व्हील एंड शेप इट, और उसके बाद जो बर्तन बनाने वाले यानी कि जो कुम्हार होते हैं वे उस मिट्टी को उस चाक पर रख देते जिस पर करके बर्तन बनाते हैं। एंड शेप इट, और उसको आकार दिया करते थे केयरफुली, बड़े ही ध्यान से। विद स्टेडी हैंड्स, बड़े ही धीमे धीमे हाथों से उसको आकार दिया करते थे। दे यूज़ वाटर, साथ साथ वो पानी का प्रयोग करते हैं। टू कीप द क्ले मॉइस्ट, की उस मिट्टी को नम रखने के लिए।
वाइल फॉर्मिंग द पॉट, बर्तन बनाते समय। आफ्टर शेपिंग, आकार देने के बाद, द पॉट्स आर ड्राइड, बर्तन को सुखाया जाता है, इन द सन, धूप में, एंड लेटर, और बाद में, बेक्ड इन फायर, फिर उसको आग में तपाया जाता था, टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, उन बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए, एंड यूजेबल, और प्रयोग के लायक बनाने के लिए। आगे आप इसमें लिखते हैं कि सेंटिला नोटिस दैट, के सेंटिला सारी चीज़ों को बड़ी ध्यान से नोटिस करती है। द प्रोसेस रिक्वायर पेशेंस, यानी कि जो पूरी प्रक्रिया, यानी कि बर्तन बनाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें धैर्य, फिजिकल एफर्ट, शारीरिक शक्ति, शारीरिक ताकत, एंड प्रिसिजन, यानी कि शुद्धता। शोइंग दैट, उससे ये प्रतीत होता है, पॉट मेकिंग इज़ अ डिमांडिंग एंड स्किल्ड क्राफ्ट, कि जो पॉट मेकिंग यानी कि बर्तन बनाने का जो कार्य है उसमें एक कुशल और मांग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आपके सामने आता है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा है कि व्हाट वार्निंग वाज गिवन टू मेसोबा बाय द विलेज काउंसिल। जब आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ा था तो आपने देखा कि जब गांव की सभा होती है यानी कि पंचायत होती है, उसमें मेसोबा को बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि जो सिंटिला की जो मदर हैं, जो अरेलना है, वो उसको बर्तन बनाने का कार्य क्यों नहीं सिखा रही है, तो उसमें उनको क्या चेतावनी दी जाती है गांव की सभा के द्वारा। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि द वार्निंग गिवन टू मेसोबा बाय विलेजर काउंसिल वॉज, यानी कि जो वो चेतावनी थी जो कि मेसोबा को दी गई थी गांव के सभा के द्वारा, वॉज, वो यह थी कि दैट ही मस्ट रिमाइंड अरेलना टू टीच सेंटिला द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग, कि वह अपने वाइफ अरेलना को ये जरूर याद दिला दे कि सेंटिला को वह बर्तन बनाने की कला सिखाए। द काउंसिल कौशन, की जो सभा है उसने उसको चेतावनी भी दी दैट इफ़ अरेलना डिड नॉट पास हर स्किल, की अगर अरेलना अपनी जो वो कला है वो अपनी बेटी तक नहीं पहुंचाएगी, दिस ट्रेडिशन क्राफ्ट को डाई आउट, कि जो ये हमारी जो परंपरा है, जो हमारा जो आर्ट है, जो स्किल है, वो मर जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। दे एम्फेसाइज, उन्होंने इस बात पर जोर दिया दैट सच स्किल्स वर नॉट द पर्सनल प्रॉपर्टी, कि जो ये हुनर है, जो ये स्किल है, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ऑफ एनी इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी व्यक्ति की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, बट बिलोंग टू द कम्युनिटी, बल्कि ये पूरे समुदाय से संबंधित रखती है। सिम्बोलाइजिंग इट्स ट्रेडिशन, और जो इसकी परंपरा है ये इसका प्रतीक है, एंड और हिस्ट्री, और इसके इतिहास से भी ये जुड़ा हुआ है। द स्किल, जो ये हुनर है, बर्तन बनाने का जो ये हुनर है, शुड बी हैंडेड डाउन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट वन, कि जो ये हुनर है उसे एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए, यानी कि एक पीढ़ी के द्वारा दूसरी पीढ़ी को सिखाया जाना चाहिए। देयरफॉर, इसीलिए, एक्सपर्ट्स लाइक अरेलना वाज ऑब्लाइज्ड, इसीलिए कि जो उसकी मदर है जो कि एक्सपर्ट कारीगर हैं, अरेलना वाज ऑब्लाइज्ड, वो बहुत ही कृतज्ञ थी, टू शेयर देयर नॉलेज नॉट ओनली विद देयर ओन चिल्ड्रन, कि ना कि सिर्फ वो अपने खुद के बच्चों तक पहुँचाए, बट ऑल्सो, लेकिन विद एनीवन विलिंग टू लर्न, और वे हर उस व्यक्ति तक पहुँचाए जो कि इस कला को सीखना चाहता है। इसके बाद क्वेश्चन 3 में आपसे पूछा गया है कि हाउ डिड सेंटिला फील, कि सेंटिला को कैसा महसूस हुआ व्हेन शी फेल्ड एट पॉट मेकिंग, की जब वो बर्तन बनाने में विफल हो गई थी, यानी कि फेल हो गई थी, इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग विद हर मदर, कि जब उसकी मदर ने उसको लगभग 1 साल तक प्रशिक्षण देने की ट्रेनिंग दी, उसके बाद भी वो बर्तन बनाने में विफल हो गई थी, उसको कैसा महसूस हुआ। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि सेंटिला फेल्ट डीपली डिसअपॉइंटेड, कि सेंटिला बहुत ही ज़्यादा निराश हो गई थी, एंड डिस्करेज्ड, और वह अपने आप को शक्तिहीन यानी कि असहाय महसूस कर रही थी। व्हेन शी फेल्ड, जब वो विफल हो गई थी, इवन आफ्टर अ ईयर ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ तक कि 1 साल की कठिन जो उसको ट्रेनिंग दी गई थी उसके बाद भी वो फेल हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा निराश महसूस कर रही थी। शी बिगेन टू डाउट हर एबिलिटी, उसे अपनी ही योग्यता पर संदेह होने लगा था, एंड फेल्ट, और उसको ये महसूस होने लगा था, हर्ट बाय हर मदर कंटिन्यूड डिसअप्रूवल, कि जब भी वो बर्तन बनाती थी तो उसकी मदर उसको डिसअप्रूवल करती थी, यानी कि उसको नकार दिया करती थी, वो बताया करती थी कि बर्तन अभी भी नहीं बना, तो इस तरीके से उसकी कोई सराहना नहीं हुई, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा दुख फील कर रही थी। डिस्पाइट हर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू लर्न, कि यहाँ तक कि उसके मन में बहुत ही गहरी इच्छा थी बर्तन बनाना सीखने की। रिपीटेड फेलियर, उसके बाद भी वो लगातार रूप से फेल हो रही थी। मेड हर फील हेल्पलेस, उसके बाद वो अपने आप को
हेल्पलेस महसूस कर रही थी, असहाय महसूस कर रही थी, एंड इमोशनली बर्डन, और वो मानसिक रूप से एक तनाव जैसा महसूस कर रही थी, उसके मन में तनाव आ गया था। हावेवर, हालांकि हर सैडनेस डिड नॉट टर्न इनटू बिटरनेस, हालांकि जो उसकी उदासी है वो उसकी कटुता में नहीं बदली, यानी को फिर भी पूरी तरीके से बर्तन बनाना नहीं छोड़ा। इंस्टेड, बजाय इसके, इट स्ट्रेंथन हर, बजाय इसके वह और भी ज़्यादा मजबूत हुई। रिजॉल्व टू कंटिन्यू लर्निंग साइलेंटली, और वो चुपचाप नई तरीके से और भी चीज़ें सीखने में बिजी हो गई। शोइंग हर परसेवरेंस एंड इनर स्ट्रेंथ, इससे इस बात का पता चलता है कि उसके अंदर लगातार कोशिश थी और वो सीखने की हिम्मत थी। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया कि अनुला स्टूड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, कि अनुला वहाँ पर काफ़ी देर तक खड़ी रही। एज इफ, मानो, ट्राइंग टू ऑब्जर्व अ न्यू फिनोमिनन, एक्सप्लेन, कि मानो जैसे वो किसी घटना को समझने की कोशिश कर रही हो। एक्सप्लेन, आप इसके बारे में विस्तार से बताएं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि ऑन हर वे बैक फ्रॉम अरेलनाज क्रिमेशन, कि जब वो सेंटिला की मदर अरेलना के अंतिम संस्कार यानी कि दाह संस्कार से अपने घर वापस जा रही थी, तो उसी रास्ते में अनुनाज एंटर्ड टू द वर्कशेड आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उसके अंदर जिज्ञासा थी, तो वो उसी जिज्ञासावश जहाँ पर अरेलना के घर में बर्तन बनाए जाते थे उस वर्कशाला में वो चली गई, यानी कि कार्यशाला में वो चली गई। एज, जब इट वॉज स्लाइटली ओपन, की जब उसने देखा कि थोड़ा सा पहले से खुला हुआ था, बट स्टॉप्ड सडनली, लेकिन वहाँ पर वो अचानक से रुक गई। शी सॉ, उसने वहाँ पर देखा, टू नीट रो ऑफ न्यूली मेड पॉट्स, कि वहाँ पर उसने 2 नए बर्तनों की पंक्तियाँ देखी, लाइन देखी, स्टूड साइड बाय साइड, जो कि एक दूसरे के बगल में रखी हुई थी। अनुला स्टूड देयर साइलेंटली, अनुला वहाँ पर चुपचाप खड़ी रही। बिकॉज, क्योंकि, शी वॉज एस्टोनिस्ड, कि वह बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। एज शी कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस अमंग देम, कि उसको उन बर्तनों की लाइनों में कोई भी अंतर नज़र नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल एक जैसा नज़र आ रही थी। परफेक्टली शेप्ड पॉट मेड बाय सेंटिला, के सेंटिला के द्वारा जो बनाए गए जो बर्तन थे उनका आकार बिल्कुल सही थे, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से आकार दिए गए थे। रिवील हर नेचुरल टैलेंट, उसका यही जो तरीका है जिससे कि जो बर्तन बनाए थे उससे उसके प्राकृतिक हुनर का पता चलता है। समथिंग अनएक्सपेक्टेड, जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा असाधारण था। शी रियलाइजेज, कि अनुला वहाँ पर खड़े होकर के महसूस करती है, दैट सेंटिला हैज़ मास्टर्ड द क्राफ्ट, कि सेंटिला इस कार्य में मास्टर हो गया, यानी कि वह पूरी तरह से निपुण हो गई है। विदाउट फॉर्मल टीचिंग, बिना किसी टीचिंग के, बिना किसी सिखाए के। द न्यू फिनोमिनन रेफर्स, और जो वहाँ पर जो बड़ी घटना थी वो यह थी कि वो इस बात की तरफ इशारा करती है, दैट टू द रियर इमरजेंस ऑफ ट्रू स्किल, कि वहाँ पर एक बहुत ही सच्चे और बहुत ही शुद्ध जो हुनर था उसका जन्म हो चुका है, जो कि बहुत ही कम होता है। गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट एंड पैशन, जो कि उसके लगन और उसके पैशन की वजह से ही उसके अंदर वो जन्मा था, यानी कि यहाँ पर सेंटिला के बारे में बात हो रही है जो कि अनुला महसूस कर रही थी। हर साइलेंस रिफ्लेक्ट्स डीप रिस्पेक्ट, और जो अनुला की जो चुप्पी थी, यानी कि वहाँ पर वो चुपचाप खड़े होकर के उन बर्तनों को देख रही थी। हर साइलेंस, जो उसकी चुप्पी थी, यानी कि वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, रिफ्लेक्ट्स डीप रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, कि उसके अंदर गहरा आदर सत्कार और समझ थी किसके प्रति। एज, जब, सी रिकग्नाइज, जब वो उस चीज़ को समझ जाती है, पहचान जाती है, दैट की सेंटिला हैज़ ट्रूली बिकम अ पॉट मेकर, कि सचमुच ही सेंटिला एक कुशल बर्तन बनाने वाली, एक कुशल पॉट मेकर बन चुकी है। तो उसके प्रति अनुला के मन में एक डीप रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग सामने आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जाता है कि द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का इतिहास और जो लोगों की जो परंपरा है, डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, न कि किसी सिर्फ एक व्यक्ति की होती है। व्हाट डज दिस सिम्बोलाइज, यानी कि इस चीज़ से क्या प्रतीक सामने आता है, यानी कि इस चीज़ से क्या समझाया जाता है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो एक कथन है, कौन सा कथन है, कि जो लोगों का इतिहास है, जो लोगों की हिस्ट्री है, जो परंपरा है, वो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं होती, ना कि वो किसी एक व्यक्ति की होती है। इस बात से क्या पता चलता है? तो इस बात से पता चलता है, ये इस चीज़ को प्रतीकात्मक तरीके से सामने रखती है कि द कल्चरल ट्रेडिशन, यानी कि संस्कृति की जो परंपरा है, एंड हेरिटेज, और जो हमारी विरासत है,
और कलेक्टिव प्रॉपर्टी वो सामूहिक विरासत होती है, सामूहिक जायदाद होती है, यानी कि वो किसी एक व्यक्ति की नहीं होती, उस पर सभी का अधिकार होता है। नॉट पर्सनल पोजेशन, जिसके ऊपर किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता बल्कि सबका होता है। एंड मस्ट बी प्रिजर्व, उसको संरक्षित रखा जाना चाहिए थ्रू शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस जिम्मेदारी के साथ जो कि सब में बटी हुई है, रेदर देन, ना कि कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स, ना कि किसी एक दो व्यक्ति के द्वारा उसको नियंत्रित किया जाए, वो सबके लिए होती है। द लाइन सजेस्ट, यानी कि यह कथन ये सुझाव देता है दैट कि नो वन, की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, नो वन हैज़ द अथॉरिटी, की किसी को भी यह हक नहीं है, किसी को भी यह अथॉरिटी नहीं है टू डिनाई एक्सेस, कि इस परंपरा को वो रोक सके, इसकी बढ़ोतरी को रोक सके, टू ट्रेडिशन बेस्ड, यानी कि जो परंपरा है उसको रोका जा सके, बेस्ड ऑन पर्सनल फियर और प्रेफरेंस, कि अगर वो व्यक्तिगत किसी का डर है या फिर व्यक्तिगत किसी की जो राय है उसकी वजह से उस कला को, उस जो हमारी ट्रेडिशन होती है, जो हमारी परंपरा है, उसको रोका नहीं जा सकता, किसी को ये हक नहीं है। सेंटिला सक्सेस, और जो सेंटिला की जो सफलता है, रेनफोर्स दिस आइडिया, इस कथन को और भी मजबूत बना देती है, शोइंग दैट, यह दिखाते हुए कि ट्रेडिशन सर्वाइव्स, की परंपराएं जब भी जिंदा रह सकती हैं, व्हेन इट इज़ अलाउड टू फ्लो फ्रीली अक्रॉस जनरेशन, कि जब इसको बिना किसी रोक टोक के पूरी जनरेशन यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इसको फैलाया जाए। द ऑथर एम्फेसाइज, जो हमारे लेखक है इस बात पर जोर देते हैं दैट कि कल्चर रिमेन्स अलाइव, यानी कि जो हमारी परंपराएं हैं वो तभी जिंदा रहती है, हमारी जो संस्कृति है, परंपरा वो तभी जिंदा रहती है, ओनली व्हेन इंडिविजुअल्स आर परमिटेड, कि जब लोगों को यह आज्ञा दी जाए टू कनेक्ट विद इट नेचुरली, कि वो उनको प्राकृतिक रूप से उनके साथ जुड़े रहें, तभी ये हमारी कल्चर है, ट्रेडिशन है, तभी ये जिंदा रह सकती है।